सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले उनका प्रोग्राम में स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें तो सबसे पहले बात जंग की। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच जैसे मिडल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, मिडल ईस्ट के भी सारे देश ना चाहते हुए भी इस जंग का हिस्सा हैं, क्योंकि अमेरिका का उन पे पूरा दबदबा है। और अभी खबर आ रही है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से भी ईरान के ऊपर हमला किया गया है। ट्रंप ईरानी लीडरशिप को बेईमान बोल रहे हैं। देखिए, गुरप्रीत, अगर हम बात करें आज, तो यूएई ने ये दावा किया है और ये अमेरिकन मीडिया में छपा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है कि ईरान के लावान द्वीप के ऊपर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने हमले किए हैं। जब देखिए सीज फायर अनाउंस हो रहा था उस समय ईरान ने भी कई ठिकानों के ऊपर, यूएई के ठिकानों के ऊपर हमले किए थे। कल इवन ड्रोन अटैक भी यूएई के ऊपर किए थे। तो उसी के मेरे को लगता है कि एवज में जो ईरान के ठिकाने हैं उनके ऊपर यूएई ने कुवैत ने बेसिकली, आप मान सकते हैं कि मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो खैर इसमें यही है कि लगातार जो ये सीज फायर की बात चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि सेकंड थर्ड राउंड में कुछ बात बन सकती है, बनता दिख नहीं रहा है। लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो तो ईरानी जो नेता हैं उनको बेईमान बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ईरान का नेतृत्व है वो बेईमान है। पॉइंट वही हैं, 2 जो अटके हुए हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर और जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 14 में से 12 शर्तों पे पहले भी हम लगातार पिछले 5-6 दिन से यही बोल रहे हैं कि भई 14 में से जो 12 शर्तें हैं उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। मेन इश्यूज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। जो ईरान की तरफ से 14 सूत्र एजेंडा भेजा था उसको ट्रंप ने ठुकराया। उसमें 2 पॉइंट्स पे उनकी खास दिक्कत थी। तेल की जो कीमतें ब्रेंट क्रूड उसके बाद बढ़ा है, आप और हम देख ही रहे हैं कि बाजार में अनिश्चितता है ही। ट्रंप कह रहे हैं कि ठीक है कि ईरान जो मनमर्जियाँ कर रहा है उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो ईरान है वो वेंटिलेटर के ऊपर है और आज अगर थोड़ा दिन और युद्ध चल गया तो इनकी इनकी स्थिति बचेगी नहीं और इनको जो है गृह युद्ध भी झेलना पड़ सकता है। जो लेबनान का जो बॉर्डर है, साउथ लेबनान में तो बहुत ज़्यादा अपन कहें कि इज़राइल हमले कर रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी इज़राइल की बढ़ रही है। तो एग्रेशन बहुत है। मतलब अपन बात करें ईरान में तो इंटरनेट को भी शट डाउन करना पड़ा है और ईरान ने मतलब अब तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के 5000 किलोमीटर के एरिया को, सॉरी 500 किलोमीटर के एरिया को ये कहा कि ऑपरेशन ज़ोन है और वहाँ पर आईआरजीसी माइन्स भी बिछा रहा है। आईआरजीसी वहाँ पर छोटे-छोटे अपने शिप्स से हमले भी कर रहा है और अमेरिका की नेवी की भी कहीं न कहीं प्रेज़ेंस वहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हिज़्बुल्लाह है, क्योंकि साउथ लेबनान में बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, तो हिज़्बुल्लाह कह रहा है कि हम इज़राइल को नरक बनाएँगे। अमेरिका भी अब अमेरिकी एम्बेसडर कह रहा है कि जो यूएई आयरन डोम सिस्टम है, वहाँ और ज़्यादा सैनिक भेजने की ज़रूरत है। तो ख़ैर मुझे लगता है कि यूएई और इज़राइल अगले कुछ दिनों में क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे, जिस हिसाब से दोनों जगह से साउथ लेबनान और ईरान में हमले किए गए हैं। तो ईरान और साउथ लेबनान के जो हिज़्बुल्लाह जो लड़ाके हैं, वो मेरे को लगता है कि अगले कुछ दिन इन दोनों मुल्कों को टारगेट करेंगे। अभी के लिए जी इसकी जो चीज़ें हैं, वो दिख नहीं रही। जी। और अगर इससे हम आगे बढ़ें तो बात करें नीट एग्जाम की, और ये पेपर लीक हो गया, उसकी वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। जांच भी सीबीआई करेगी इसकी, और शिक्षा मंत्री बिना जवाब दिए खिसक लिए। देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम है वो आपको पता हो कि ये 12वीं क्लास के बाद बच्चे देते हैं, ताकि जो मेडिकल की जो परीक्षाएँ हैं, जो आगे मेडिकल में उन्होंने जो पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस करना, किसी ने बीडीएस करना, तो उसके लिए सफल हो सकें। तो इसके लिए जो अच्छे कॉलेजों के लिए मारामारी होती है, इसको देश का प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम माना जाता है। लेकिन पिछले कई साल से लगातार ये लीक हो जा रहा है। अब की बार भी नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और इसमें
केरलम से राजस्थान में क्वेश्चन बैंक भेजा गया है, और हरियाणा में भी क्वेश्चन बैंक आया है, और हरियाणा से महाराष्ट्र गया है। कई जगह पे गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। पहले छोटे-मोटी गड़बड़ियों के इनपुट थे, फिर बाद में दिखा कि लोगों ने सोल्व तक कर रखे हैं, ठीक है? और रिज़ोल्व सोल्व कर के बच्चों को बैठा रखा है। तो क्वेश्चन बैंक में अभी हालाँकि ये नहीं पता चला है कि कितने स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन बैंक मिले हैं, कितने स्टूडेंट्स लीक का फ़ायदा उठाया, लेकिन लीक हुआ था तो उसकी अब स्थिति ऐसी है कि मतलब 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, तो 22 लाख 22 लैक्स इज़ अ बिग नंबर। तो उन जी, लोगों को जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनकी तो उम्मीदों के ऊपर पानी फिर आई है। अभी इसके लिए सरकार कह रही है कि हम सीबीआई की जाँच करवाएँगे। जो नीट के जी, पेरेंट्स हैं, आपको पता है कि वो कई बार तो 1-1 साल तक ड्रॉप करवाते हैं बच्चों का, और काफ़ी 3-4 साल वो मेहनत करते हैं। 9th क्लास से ही बच्चों को तैयारी करवाने में लग जाते हैं। तो काफ़ी उसको बिल्कुल। लेकर मतलब हंगामा मचा हुआ है। 2024 में जब हुआ था तब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा ही था। तो ख़ैर 2013, 16, 17, 19, 20, 22, 24 और अब 26, 7-8 ये पिछले 10 साल के अंदर ही 7-8 बार पेपर लीक हो चुका है। तो काफ़ी बड़ा इतने मामला इतने है कि इतने एक सालों फेयर में एग्ज़ाम। इतने सालों में शिक्षा का डिपार्टमेंट कुछ सीख ही नहीं पाया, कुछ चेंज कर ही नहीं पाया। वही अफसर होंगे, वही सारा सिस्टम होगा। इतने सालों में इतनी बार ये चीज हो जानी, सुधार कहाँ पर हो, कब होगा फिर? देखिए, गुरप्रीत, बड़ी अजीब स्थिति है इसमें। मतलब आज शिक्षा मंत्री से सवाल भी पूछा जा रहा था। शिक्षा मंत्री चुपचाप अपनी पतली गली से निकल लिए, तो मतलब कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान को उस सवालों का जवाब देना चाहिए था। पिछले 15 साल से आपको पता ही है कि पिछले 11 सालों से सरकार जो है बीजेपी की है। तो जवाबदेही तो बनती थी, लेकिन वो मीडिया वाले पहुँचे, वो थोड़ा-सा हँस के और निकल लिए, ठीक है? और आखिरी में जब वो बात उल्टी पड़ गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो वायरल तो हो ही जाती हैं, तो फिर कह रहे नहीं, नहीं, हम तो सीबीआई जाँच करवाएँगे। पता नहीं पिछले 7 जी, जो बार जो हुआ ऐसा 10 साल के अंदर, उनमें कितनी जी, इन्होंने जाँच करवाई, कितनी नहीं करवाई। दिक्कतें सेम ही हैं, वही मोडस ऑपरेंडी है कि 2 दिन पहले जो पेपर है वो स्टूडेंट्स को लाखों रुपए लेके पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन उनको रिज़ॉल्व करवाए जा उनसे सोल्व करवाए जाते हैं, उसके बाद उनको क्लासेस में वो एग्ज़ाम में बैठाया जाता है, ठीक है? जी। वही वो मोडस ऑपरेंडी है, 10-10, 12-12 लाख रुपए प्रति क्वेश्चन पेपर बिक रहा है, तो बड़ा मतलब बड़ा घोटाला है। लेकिन सरकार के पास और सरकारी अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, अपनी छोटी-सी घटिया-सी हँसी हँसते हैं और अपनी पतली गली निकल जाते हैं। एक कारण ये भी है ना सुधार ना आने का, शायद भी इसमें कौन सा किसी बड़े नेता के बच्चे ने एग्जाम देना है, या फिर किसी बड़े अफसर के बच्चे ने एग्जाम देना है। वो तो सारे सेटल्ड हैं, उनको क्या जरूरत है। जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, इतनी अपनी एज ओवर एज हो जाते हैं मेहनत करते करते, उनका किसी को कोई ख्याल भी नहीं आता। खैर, हुँ। आगे बढ़े तो रिटेल महंगाई अप्रैल में बढ़ती जा रही है। 3.48% तक पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होना तकरीबन तय है। हाँ, देखो, खाने-पीने की चीज़ों के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। उसमें अब ये कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, वो एक मेन रीज़न है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम सीधे ₹1000 बढ़ा दिए। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप होटल और रेस्टोरेंट जो बिज़नेस है, उसमें 15 से 20% या 30% का हाइक नहीं देखेंगे। तो जो ये डेटा बता भी रहे हैं रिटेल महँगाई का 3.48% ये बढ़ा है खुदरा जी, महँगाई का। मेरे को लगता है कि हालाँकि शहरी महँगाई दर है वो 3.16 है, और ग्रामीण 3.74 है, यानी कि रूरल में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। इसमें ये पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन और खाद्य पेय पदार्थ, ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादा महँगाई दिख रही है। इसमें मटर, चने, एयर कंडीशन, मोटर कार, जीप, ये सब भी इससे इसमें मतलब अछूते नहीं हैं। नए तरीके से जो महँगाई है वो मापी भी जा रही है, इसलिए ताकि ये नंबर ज़्यादा बड़ा ना दिखे, लेकिन मेरे को लगता है कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप क्योंकि वेस्ट एशिया के बाद जो क्राइसिस शुरू हुआ है, जिस हिसाब से कह रहे हैं, उ उसमें कुछ डोमेस्टिक ऐड ऑन्स भी हैं। जैसे मतलब कल ही हम कुछ पत्रकार बैठे थे, तो कह रहे थे कि एक मेडल के चक्कर में ये इज़राइल में चला गया, ठीक है? जी, मेडल लेने के लिए, और उससे अगले दिन उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। वहाँ बैठा है, मुँह बनाए, ठीक है? ईरान जो हमारा सदियों से मतलब दोस्त रहा था,
कितने दशकों से हम कहें कि हमारा दोस्त था, इवन हमारे लिए तो वो यूएन में वोट तक करता रहा है, ठीक है? जी वो उसको उसके दिल पे क्या बीती होगी? अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप देखिए चाइना अपने जहाज निकाल रहा है और जी भारत वालों का एक जहाज नहीं निकलने दे रहे, ठीक है? जी तो ये दिखाता है, उससे पहले आप मतलब कितनी गलतियां कर चुके हैं, उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर था ये, और इजराइल वालों ने भी मजे लिए इनके। खैर, तो ऐसी चीजें हैं कि आपका प्रधानमंत्री है वो किन मुल्कों के बीच में युद्ध शुरू होना है, और वो भी उस मुल्क के साथ युद्ध शुरू होना है जिसमें जो आपके दोस्त रहे हैं, वो दुश्मन देश के साथ एक दिन पहले वहां पे जाके प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। खैर, उसका नुकसान भी है ही। और अब कह रहा है कि भाई आप मतलब घूमना छोड़ दो, वर्क फ्रॉम होम करो, इस किस्म की चीजें आ रही हैं, पेट्रोल बचाओ और अ, ये फर्टिलाइजर बचाओ, इस किस्म की और अपील करता फिर रहा है, लेकिन काफी नुकसान इससे हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें, बात करें पश्चिमी एशिया संकट के ऊपर, पवार बोले हैं, क्या कह रहे हैं वो? सलाह दे रहे हैं मोदी को? देखिए, शरद पवार हैं, शरद पवार काफ़ी सीनियर लीडर हो चुके हैं, हालाँकि उनकी एज पता नहीं अलाउ कर रही है, नहीं कर रही। वो उन्होंने एक्स के ऊपर ये बात लिखी है कि भई अगर वेस्ट एशिया का क्राइसिस इतना ही बड़ा है, जितना आपको अपीलें करनी पड़ रही है, तो आपको कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। जो दूसरी पार्टियों के नेता लोग हैं, उनको भी भई आप कम से कम कॉन्फिडेंस में तो लोगे, जो एक्चुअल सच्चाई है वो तो बताओगे। ठीक है? आप एक्चुअल सच्चाई हमें हमें भी, मतलब जो फर्स्ट लेयर जिसको मानी जाती है सोसाइटी की, लीडर लोग जो सोसाइटी के, उन तक को आप कॉन्फिडेंस में ले नहीं रहे, तो हमें क्या पता चलेगा कि भई एलपीजी का क्या भंडार है, क्या स्टॉक है आपके अपने पास पेट्रोल डीजल का, किस स्थिति में हम खड़े हैं। तो कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी, सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। एक जो जिस स्थिति में हम खड़े हैं, उसका एक प्रिंट कहीं न कहीं रखा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ख़ैर, जो जो अब सोने का तो आज देख ही रहे थे अपन, सोने के जो व्यापारी हैं उनकी रोते हुओं की वीडियो आ रही है। ज्वेलरी काउंसिल लगातार कह रही है कि पीएम मोदी को उनसे पहले बात करनी चाहिए थी, उसके बाद अपील करनी चाहिए थी, उनकी रोज़ी-रोटी के ऊपर असर बढ़ रहा है। नेशनल टीवी जो लगातार जो है, नेशनल टीवी के एंकर वो आज देखे कई ज्वेलरी दुकानों वालों के पास पहुँचे हुए थे, बड़े-बड़े शोरूमों में। तो वो बेचारे नेशनल मीडिया पे रो रहे थे, लेकिन कह रहे नहीं-नहीं, मोदी जी ने कहा है तो उनको मानना होगा देश के लिए, लेकिन उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। तो वो एक बदतमीज़ी उनके साथ ये भी हो रही है कि नेशनल मीडिया अब उनको धक्के से ये कहलवा रहा है उनके मुँह से कि नरेंद्र मोदी की वो बात मानेंगे। लेकिन उनकी आँखों में आँसू साफ दिख रहे हैं, रो रहे हैं वो बेचारे। तो ख़ैर, ज्वेलरी एसोसिएशन ने थोड़ा हिम्मत का काम ये किया है कि उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई हमारी रोज़ी-रोटी पे तो पूरा असर पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को हमारे साथ बात करना चाहिए था। काफ़ी मतलब जो लग्ज़री बाइंग है इसमें 5 लाख से जो ज़्यादा की ज्वेलरी बाइंग है, उसपे तो सीधा असर है भाई, बिल्कुल असर है। मतलब इवन बिल्कुल लोग तो, जो अमीर लोग हैं, वो तो उन्होंने तो शादियाँ मुलतवी कर दी हैं कि ठीक है कि अभी गर्मी का मौसम है, क्या करेंगे, सर्दियों में करेंगे। तो काफ़ी काफ़ी जो सराफा मंडल है, ज्वेलरी एसोसिएशन है, काफ़ी उसमें हलचल देखने को मिल रही है। तो मतलब मेरे को लगता है कि जो लगातार जो अपोज़िशन के लीडर्स कह रहे हैं कि 3 बातें तो कम से कम इनको क्लियर करनी चाहिए थी। एक तो ये कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय मौके पे किस स्थिति में है और आगे क्या हालात होने जाने हैं, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के। दूसरा कि जो वेस्ट एशिया है उस क्राइसिस का हमारे ऊपर पर्टिकुलर क्या असर पड़ रहा है और उससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं और भारत उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। तीसरा कि सारा जो बोझ है हम मिडल क्लास पे और गरीब लोगों के ऊपर ही डालेंगे, या फिर थोड़ा बहुत शॉक अब्जॉर्बर, मतलब जो अमीर लोग हैं वो भी थोड़े बहुत इन झटकों को मतलब महसूस करें, और या फिर उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत बोझ डाला जाए या नहीं डाला जाए। तो ये चीजें हैं। तो जी खैर, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो तो सेंसिबल बात कर रहे हैं, पर ये इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। 7 अपील आपको ध्यान ही होगा, 2 दिन से वो कह ही रहे हैं भाई। खा इवन कुकिंग ऑयल को लेके कह रहे हैं कि कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, पेट्रोल डीजल बचाओ, 1 साल तक सोना मत खरीदो, और फर्टिलाइजर्स की बात करी है, विदेशी ब्रांड प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करी है, विदेशी यात्रा से बचने की बात कही है। तो खैर, ये लगातार उनके ऊपर हमले तो कर ही रहे हैं, लीडर अपोजिशन के जो लीडर कह रहे हैं कि भाई कम से कम हमें तो यार कोई क्लियर पिक्चर बताओ कि हम किस स्थिति में खड़े हैं। जी जी।
और इससे अगर आगे बढ़े तो बात इसी के साथ शेयर मार्केट भी कर लेते हैं। 11 लाख करोड़ आज डूबे हैं लोगों के। आज बेयर एंड बुल में से बेयर ज्यादा हावी रहा। भाई साहब, आप मतलब ठीक है कि नरेंद्र मोदी तो जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उसमें पिछले 2 ढाई साल से कोई बात बोल नहीं रहे, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से लाल हो रखी है, लहूलुहान जिस हिसाब से हमारे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो बने हुए हैं। मैं आज मेरे को एकदम से मेरे एक दोस्त का मैसेज आया और वो एकदम ऐसे पैनिक में उसने कहा कि मनदीप बड़ा बुरा लग रहा है, मेरे 1.5 लाख रुपए स्वाह हो गए। तो अब वो एक आम ऐसी महिला है जो पिछले 7-8 साल से इंडिपेंडेंटली अर्न कर रही है, उसको भी एक सेंस था कि वो जो उसकी सेविंग है उसको वो मार्केट में लगा रही है और स्थिति आज ये बनी है। हालाँकि मैं उसको पिछले कई दिनों से ये बात कह रहा था कि भारत के शेयर मार्केट से जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे निकाल रहे हैं और जो एक बिग बुल था 5-6 साल का, वो जा चुका है और अभी मार्केट एडजस्ट करेगा। भारत की ग्लोबल स्टोरी क्रैश हो चुकी है, तो इन्वेस्टर्स जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जाएँगे और वो चाइना के बाज़ार की तरफ देख रहे हैं और चाइना में ज़्यादा इस समय जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ख़ैर 11 लाख करोड़ जो आज रुपए हैं शेयर मार्केट में स्वाह हुए हैं। सेंसेक्स 1500 अंक टूटा है, 400 से ज़्यादा अंक मतलब निफ्टी टूटा है। जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो हेवी बिक वाली देखने को मिली, जो गिरावट हुई है, तो रिकॉर्ड निचले स्तर पे रुपया भी रहा, पै 95 प्लस जा चुका है डॉलर के मुकाबले, तो रुपया भी काफ़ी मतलब कमज़ोर हो रहा है। और जो ब्रेंट क्रूड है, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे, ब्रेंट क्रूड की आप देखिए कि उसमें भी उछाल है। तो सबसे मतलब ये 2 दिन हैं, ये काफ़ी भयानक हैं। आईटी में देखिए, आईटी का तो जैसे हमने पहले भी एक बार बात की थी कि जो भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है, उसकी वैल्यूएशन लगातार गिरी है। उसका रीज़न एक ये है कि भारत में एआई के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया गया और आजकल क्या है कि ठीक है, 90s में जो इंडिया के जो आईटी बूम देखने को मिला था, उसमें इस वज़ह से था क्योंकि बहुत सारे अमेरिका में और उधर जो कस्टमर रिलेशन ऑफिसर्स थे या कुछ ऐसे आईटी के जो काम थे बहुत सारे, वो इंडिया में वो सबलेट करते थे, ठीक है? अभी क्या है कि एआई के जो चैटबॉट्स हैं, वो आधे से ज़्यादा काम तो आईटी कंपनियों का कर दे रहे हैं। तो वो जो और यहाँ पे जो आईटी कंपनियाँ थी, उन्होंने एआई में उतना उस हिसाब से इन्वेस्ट किया नहीं, तो वो स्टोरी भी आईटी बूम वाली स्टोरी भी इंडिया की क्रैश कर रही है। इसलिए देखिए आप 3.5-4% गिरावट है। कल जैसे हमने जो सोने के बारे में कल्याण ज्वेलर्स का बताया था, 10% टूटा था कल। काफ़ी बड़ा नंबर होता है 10% टूटना। बिल्कुल। टाइटन था 8.5-9% गया था। आज फिर देखिए आप मतलब बहुत बुरा हाल रहा है। पब्लिक सेक्टर हो, तेल, गैस, एनएसई, बैंकिंग, कौन-सा ऐसा मतलब रहा है जहाँ पे बड़ी गिरावट ना देखी गई हो। तो स्मॉल कैप में देखिए मतलब भगदड़ तो एक हिसाब से देखी गई है और उसमें लोगों के जैसे मैंने अपने एक दोस्त का एग्ज़ाम्पल दिया कि वो आज मुझे मैसेज करके कह रही है कि मेरे 1.5 लाख रुपए चले गए और बहुत आम वर्किंग महिला है वो। तो ख़ैर इतनी बड़ी गिरावट है उसमें मतलब जो तकरीबन 2.5% के आस-पास तो ब्रेंट क्रूड की बढ़ोतरी थी, तो उसने एक थोड़ी हलचल पैदा करी। नरेंद्र मोदी ने जो संडे को 7 प्रवचन दे दिए थे, उसका असर तो डेफ़िनेटली है। ये ग्लोबल स्टोरी क्रैश कर गई है। इन इन विदेशी इन्वेस्टर चाइना भाग रहे हैं, भारत की लगातार आप ना मतलब जब से लोकसभा के चुनाव के दौरान से ही हमारी गुरप्रीत जो बात हो रही है, जिसमें मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि बहुत बहुत बड़े लेवल पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत की मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका असर अब दिखेगा। मतलब आज रियल एस्टेट में के शेयर्स में 4-4% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है? तो जी। मतलब ये नहीं है कि अभी तक ये था कि पिछले 2 साल में हम अपने दर्शकों को या फिर लोगों को ये नहीं समझा पा रहे थे कि भाई रियल एस्टेट में भी एक मंदी खड़ी है और रियल एस्टेट क्या जो बबल है वो क्रैश करेगा। बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम सुनने वाले दोस्त हैं, कई एनआरआई दोस्त हैं, उनके फ़ोन आते थे कि हमने तो मोहाली में ये इन्वेस्ट कर रखा है, वो इन्वेस्ट कर रखा है, हमें ये प्रीमियम पे मिल रहा है, उठा ले क्या? तो मैं बहुतों को बोलता था कि इसमें देखिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई दिख रही है रियल एस्टेट में, बहुत महँगे आप खरीद रहे हैं और देखना थोड़े दिनों बाद बिकवाली शुरू होगी तो लोग प्रॉफ़िट बुक करने के लिए भागेंगे और बिल्डर्स हैं वो एक फेक स्टोरी खड़ी कर रहे हैं, उसका असर दिखने लग गया। अब बिल्डर्स पहले जो प्रीमियम पे बेच रहे थे, वो अब पेमेंट प्लान लिए आपके द्वार पे खड़े हैं कि 25% अब दे दो, 25% थोड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट के बाद दे देना, 25% आप पोजेसन पे दे देना। ऐसे दरवाजे पे खड़े पेमेंट प्लान लिए, तो साफ दिख रहा है और आज शेयर मार्केट में तो दिख ही गया, 3.5% 4% का क्रैश है रियल एस्टेट के
जो शेयर्स हैं। तो मतलब काफ़ी बुरी स्थिति आज लहूलुहान जो है भारत का शेयर मार्केट आज देखने को मिला है। जी जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो कल शाम से ही बहुत ज्यादा चर्चा में है सीबीआई की रेड। पहले हमने पंजाब में ईडी की रेड देखी, और अब सीबीआई की भी आमद हो चुकी है, और ये आमद भी हुई है उस जगह पर जो पंजाब में ऐसी कैश को लेकर, पैसे को लेकर होने वाली धांधलियों को देखती है, मतलब पंजाब विजिलेंस के हेडक्वार्टर पर। और इस रेड ने पूरा माहौल जमा दिया एक तरीके से। सारी सियासत इस पे आके खड़ी हो गई। विक्रम मजीठिया अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकी सारी पार्टियां आड़े हाथों ले रही हैं, मुख्यमंत्री इस पर कोई बयान देने से अभी बच रहे हैं। लेकिन 9 लाख रुपया भी मिल गया है सीबीआई को, और मामला दर्ज हो गया है। 20 लाख तक की डील ये पकड़ी गई है। यहाँ होटल में ये डील डन की जा रही थी, वहां से बोल रहे हैं कि सुराग शुरू हुआ मिलना, और शाम पड़ते आधी रात होते होते सीबीआई ने दस्तक दे दी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि 9 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। 20 लाख की डील हुई थी। एक जो सीनियर स्टेट ऑफिशियल थे उनका कोई पेंडिंग शिकायत थी, उसको बंद करवाने के नाम पे स्टेट विजिलेंस ने रिश्वत मांगी थी। जो विजिलेंस है पंजाब की वो काफ़ी बदनाम रही है। अफ़सर भी बदनाम है, मतलब अफ़सर भी करप्शन करते हैं, फिर उनको रोकने के लिए विजिलेंस बनाई गई है, वो भी करप्शन कर रही है। तो साफ ही दिख रहा है, जो भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उसके राज में खूब भ्रष्टाचार चार चलता है। मैंने मतलब अपना पर्सनल केस भी आप लोगों को कई बार सुनाया ही है कि यार मतलब मेरे को पिछले 5 महीने में 5 महीने से मैं बिजली के मीटर के लिए जूझ रहा हूँ। मेरा मीटर चोरी हो गया था, नया मीटर लेना था, पहले डीडीआर में फिर। और मैं पत्रकार आदमी हूँ, बस मैं उनको जाके ये बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि चुनाव है और मेरे को कम से कम ग्राउंड की असली रियलिटी तो मिल रही है। मेरे को मेरे मीटर के लिए परेशान हो रहा हूँ, ना मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, मैं बिल्कुल आम, और ना मैं उनको रिश्वत दे रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कभी वो मेरी फाइल से कागज गुम कर देते हैं, कभी मेरे को ये बोल देते हैं कि हड़ताल है, और अब तक उन्होंने मेरा दूसरा मीटर जारी नहीं किया है। वो एक उनके जो चपरासी उन्होंने भेजा, फिर उन्होंने कहा कि भाई 7,000 रुपए लगेंगे, आपको मीटर लगा के दे देंगे। और मतलब जो कनेक्शन है वो मतलब पंजाब का पहला ही गांव है, नया गांव, मतलब वहां पर मेरे छोटा सा घर है। तो पंजाब और सीएम हाउस से 500 मीटर दूरी पे है वो जो घर है। जी तो पंजाब जी पंजाब के मुख्यमंत्री की आवास से 500 मीटर दूरी पर जो गांव है, उसमें भी आप मान के चलिए कि इतने दिनों से मतलब मीटर के लिए वो रिश्वत मांगे जा रहे हैं। तो और बाकी पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में क्या हाल होगा? तो बड़ा बुरा हाल है। और उसी का नतीजा आपको दिख रहा है कि 9 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। मतलब इवन ये तक बात हो रही है कि पंजाब विजिलेंस के रीडर्स तक की बात हो रही है कि उनका एक बार चेक कर लो कितनी संपत्ति। मतलब इवन आज दिल्ली का एक केस देख रहा था, एक इंस्पेक्टर को पकड़ा, उसपे उसपे 100 करोड़ की संपत्ति मिली है। ठीक है, जी एएसआई भर्ती हुआ था पुलिस में, वो इंस्पेक्टर बना हुआ है। 100 करोड़ रुपए उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली उसके ऊपर पास, सुभाष यादव नाम का। पता है मतलब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके और मेरे जैसे आम लोगों द्वारा लूटे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मतलब मैं बड़े आराम से उनके मतलब जो सिस्टम है इसके मजे ले सकता हूँ। ठीक है, जाऊंगा जी मैं वहां पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बताऊं कि ये 4 महीने से मेरे को लटका रहे, 7,000 रुपये मांग रहे हैं। मेरे को ये लग रहा है कि पूरी जो स्थिति है इसमें जी ये एक्सपोज हो रहे हैं ढंग से। मतलब बिल्कुल। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें करप्शन इस समय पंजाब में नहीं चल रही। जी, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि पंजाब के जो ऑफिशिएटिंग डीजीपी हैं वो भी पंजाब छोड़ के कहीं जा चुके हैं। ऐसी ऐसी खैर ये सिर्फ दंत कथाएं हैं या फिर सच है, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा। खैर आगे बढ़ें तो पहलवान विनेश फोगाट बोली हैं कि इन बेशर्मों का क्या फर्क पड़ता है, और गोंडा से हरियाणा लौट आई हैं वो। उनको खेलने ही नहीं दिया गया। वो पहले तो जो बृजभूषण ने क्या किया कि ये खेलने के लिए ना आए, कि उन्होंने अपने प्राइवेट कॉलेज में चैंपियनशिप रख दी कुश्ती की। तो शुरू में रेसलर्स ने कहा, इवन विनेश फोगाट ने भी कहा कि भाई मैं एक विक्टिम हूँ, सर्वाइवर हूँ जी बृजभूषण के खिलाफ मामले में, और आप मुझे अपने प्राइवेट कॉलेज में, गोंडा एक छोटा सा टाउन है, वहां बुला रहे हैं खेलने के लिए नेशनल सीरीज। नेशनल चैंपियनशिप हमको पता है कि राजधानियों में होती है सूबों की, चंडीगढ़ होगी, लखनऊ होगी, दिल्ली होगी, जयपुर होगी, इस किस्म के जगहों पे नेशनल चैंपियनशिप होती हैं, पर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पर खैर यूपी के एक छोटे से कस्बे में खिलाड़ी चलो बोले कि हम जाएंगे, वहां जाने से पहले उन्होंने एक और लेटर निकाल दिया कि विनेश फोगाट तो खेल ही नहीं सकती।
क्योंकि उसने तो डोप नहीं दिया। अरे भाई पिछले साल वो माँ बनी थी, मतलब उसके पेट में बच्चा था, वो डोप देती फिरेगी। तो खैर ये बड़ा मतलब अजीब लगा। और उसको दो एशियन गेम्स की ट्रायल से भी भाग लेने से मना कर दिया, तो वो वापस आ गई हैं। तो एक्सपोज तो हुआ है सिस्टम कि बृजभूषण पूरा उनको रोकने के लिए लगे हुए थे। और इसमें मतलब और बृजभूषण उसमें दिखा भी, उस सीन में बड़े उल्टे सीधे बयानबाजी भी की। और तो सामने है कि आप अपने जो स्टार खिलाड़ी ओलंपिक लेवल के रेसलर्स हैं, उनको नेशनल चैंपियनशिप तक नहीं खेलने दे रहे, उनको ट्रायल्स तक नहीं देने दे रहे, और फिर कह रहे हैं कि आप करप्शन नहीं है। तो और वो जो संजय सिंह, बृजभूषण, ऐसे लोग, इनका कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। कुश्ती में आपको भी पता है 3-4 सूबे रहे हैं जहाँ का कोई ज्यादा लेना देना रहा है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र में कुश्ती रही है, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई इलाके भी नहीं है जहाँ पे बहुत कुश्ती रही हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के उस बृजभूषण को बना रखा है और सारी कुश्ती को खाया जा रहा है। पहले वो शिक्षा माफिया रहा है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज खोल खोल के वहाँ पे 200 कॉलेज है उसके, प्राइवेट कॉलेज, आपको थोड़ा हैरानी होगी। वो वहाँ पे सरकारी कॉलेजों को खा गया, अब उस खेल को खा रहा है। पहले शिक्षा खा ली, अब खेल खा जाएगा। तो माफियाओं के हाथ में इन्होंने सिस्टम सौंप रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो पंजाब का एक साइको किलर यूपी में मारा गया है, कुछ ही घंटों में 3 कत्ल कर दिए थे। 45 साल का गुरप्रीत सिंह है, मेंटल केस बताया जा रहा है। और बिल्कुल जैसे वो कोई फिल्म पंजाब में पंजाबी फिल्म बताई जा रही है, उसी के तर्ज पे उसने 3 हत्याएं की हैं 26 घंटे के अंदर, ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन वगैरह में। हालांकि उसको पकड़ लिया गया है और अभी चल रहा है, उसके इनकाउंटर भी हुआ है। तो देखते हैं कि क्या चीजें निकल के आती है। तरन तारण से बिलोंग करता है और यूपी में ये इस घटना को अंजाम दिया। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।